हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 नवंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दोनों द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैन द स्टेट एक्वायर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें हम 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसे डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। और नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है टेस्टिंग टाइम। इसमें हम डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन में वो विजय हुए हैं उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन दोनों डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल भी आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कैन द स्टेट एक्वायर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये एक कंटेंशियस इशू रहा है हमेशा से, इंडिपेंडेंस के बाद से। इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में था, फिर उसके बाद इसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है। सो हमेशा से राइट टू प्रॉपर्टी एक कंटेंशियस इशू रहा है, और उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट वर्डिक्ट आई है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो अ 9 जज Constitution bench of the Supreme Court in a majority judgment 8-1 held that not every private resource can be considered a material resource of the community to be used by the government to serve the common good. So 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच है उसने 8-1 मेजॉरिटी के साथ अपना निर्णय दिया है, जिसमें उसने ये कहा है कि हर एक प्राइवेट रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मान लीजिए किसी का भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार इसको एक्वायर नहीं कर सकती, ये बोल करके कि ये कॉमन गुड जो है सोसाइटी के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं है कोई भी वो किसी भी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी, पता चला आपका ज्वेलरी है, आपसे ज्वेलरी ले ली और बोले कि गरीबों को बांट दिया जाए, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। This overturns the earlier interpretation formed in 1977 that has been followed by the Supreme Court till 1997. So 1977 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उस समय ये माना गया था कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक वेलफेयर हो रहा है तो आप बिल्कुल उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पार्ट 4 of the constitution contains DPSP. These are the principles that government should follow to achieve social and economic justice in our society. Article 39B in part 4 provides that the ownership and control of material resource of the community so are to distribute as to best serve the common good. So article 39B ये कहता है कि सरकार को या स्टेट को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कॉमन गुड सर्व हो सके। इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और ये कहाँ पर है? DPSP में है। DPSP के बारे में तो हम जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं, इसका मतलब आप कोर्ट में जाकर इसे एनफोर्स नहीं करा सकते जिस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। आपका राइट वायलेट होगा, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। DPSP के कोई भी प्रोविज़न अगर फॉलो सरकार नहीं भी कर रही है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस केस में DPSP का सहारा ज़रूर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी तो है लोगों के पास, लेकिन अगर कॉमन इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो सरकार प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। सो कुछ कुछ केसेस में सपोर्ट लिया जा सकता है लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अगर किस DPSP सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो
कोई भी कॉमन पर्सन जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट, बोल नहीं सकता कि करे सरकार। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली गारंटीड राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31 रिस्पेक्टिवली। सो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल फंडामेंटल राइट 91(f) में था, 31 में था। उसके बाद 31C ऐड किया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1971 में, और इसमें एक्सेप्शन दिया गया 39B और 39C का अगर वायलेशन हो भी रहा है ना, सॉरी, फंडामेंटल राइट का अगर वॉल्यूशन हो भी रहा है लेकिन 39B और C का पर्पस फुलफिल हो रहा है, मतलब DPSP को फॉलो किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट कर सकते हैं। ठीक, सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो 25 था उसके थ्रू ऐड की गई आर्टिकल 31C में। इसके बाद ऑब्वियसली इसको चैलेंज किया गया, केशानंद भारती केस में 13 जज बेंच बनी और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13(1)(c की जो वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड किया, बट मेड इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पर ये कहा कि ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो, है ना, अगर किसी की प्रॉपर्टी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जा सकता है। इन 1978 द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओमिटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 308। सो राइट टू प्रॉपर्टी 300A में आ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी भी ये लीगल राइट है, इसे आपको समझना होगा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट से होता क्या है यार, फंडामेंटल राइट से ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। बाकी आपके राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप जो है सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे और लास्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियर है ये चीज़ें। सो एनी लॉ टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट शुड ओनली बी फॉर पब्लिक पर्पस विद एडुकेट कंपनसेशन मेटेड आउट। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप एक्वायर तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन पहली चीज़ एक तो पब्लिक पर्पस फुलफिल होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और दूसरा जिनसे आप ले रहे हैं उनको प्रॉपरली कंपनसेशन देना ज़रूरी है, एडुकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बहुत ही कम कौड़ियों के भाव में आपने उसे खरीद लिया। चीज़ें क्लियर है। व्हाट वर द अर्लियर जजमेंट्स, ये 1977 का जो जजमेंट है ये आपके लिए बहुत की है, ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथा रेड्डी 1977 अ 7-judge बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट upheld a Karnataka state law that nationalized private bus transport सर्विसेज। सो 1977 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को नेशनलाइज कर दिया था, और उसी को इसमें 7-judge बेंच ने अपहेल्ड किया था। और उसके बाद जो VR कृष्णा अय्यर हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया था मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी को, जो आर्टिकल 39B में दी हुई है। He held that it embraces all national wealth, not merely natural resources, all the public and private sources of meeting materiality। इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इंक्लूड होगी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी में, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और जितनी भी नेचुरल वेल्थ है जैसे फॉरेस्ट, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होगी। और इसी जजमेंट के बेसिस पे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1982 का जजमेंट आया था, जिसमें कोक ओवन प्लांट के नेशनलाइजेशन को अपहेल्ड किया था। 1997 तक के यही जो जजमेंट है उसी को फॉलो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। चीज़ें क्लियर है। नाउ करंट रूलिंग की बात कर लेते हैं, जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सबसे पहले करंट रूलिंग में जो जजमेंट है उसका नाम पता होना चाहिए, इन प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अ 7-judge बेंच रिफर्ड द इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ 39 आर्टिकल B टू अ 9-judge बेंच। ठीक, 7 का रंगनाथन वाला 1977 का था। अगर इसको हमें रिवर्स करना है इस वर्डिक्ट को तो उससे बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी, और वो कितनी बड़ी होगी, ऑब्वियसली 9 जज की बेंच अगर आती है तो उससे जो पुराना जजमेंट है उसे रिवर्स किया जा सकता है। द करेंट मेजोरिटी ओपिनियन फॉर 7 judges इंक्लूडिंग द CAJI हेल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ VR कृष्णा अय्यर दैट एवरी प्राइवेट
owned property could be used by the state as a material resource to subserve the common good as a rigid economic ideology that advocate greater government control over private resource. Therefore it was rejected by the majority opinion, which said that India has moved away from the socialist model to a market based liberalized economy मॉडल. सो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, जो जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने ये कहा है कि जो कृष्णा अय्यर जी ने उस समय इंटरप्रिटेशन किया था, वो इंटरप्रिटेशन उस समय के हिसाब से ज़रूर सही हो सकता है, क्योंकि उस समय सोशलिस्ट इकोनॉमी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे. ये एक रिजिड आइडियोलॉजी थी. अभी हम लोग लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो कि मार्केट बेस्ड है, और आज के समय में ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी सही नहीं होगा. इट हेल्ड दैट द to qualify as a material resource of community, a resource must be material and of the community. उनका ये कहना है कि पहला तो रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए और दूसरा कम्युनिटी का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको आप एक्वायर कर सकते हैं. द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड द कंटेक्स्ट स्पेसिफिक की फैक्टर दैट वुड डिटरमाइन दिस आर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज. इट्स इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी वेल बींग, इट्स स्कार्सिटी एंड द इम्पैक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द प्राइवेट हैंड्स. Hence, certain resources like forest, pond, spectrum, mines, mineral may fall within the scope of Article 39B. So, इन्होंने जो कॉमन रिसोर्सेज हैं जो कि कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती हैं उसी को बस इंक्लूड किया है. जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, माइंस हो गए, मिनरल्स हो गई. ऐसी रिसोर्सेज जिसका इम्पैक्ट कम्युनिटी की वेलबींग पे पड़ेगा, उसकी स्कैरसिटी या फिर प्राइवेट लोगों के हैंड में अगर वो आ जाती है तो उससे कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. इन्हीं तरह की जो प्रॉपर्टी है, इसी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसे मटेरियल रिसोर्स में इंक्लूड किया जाएगा कम्युनिटी का. चीज़ें क्लियर है जो आर्टिकल 39B में दिया हुआ है. इवन इफ दे आर प्राइवेटली हेल्ड, हाउएवर नॉट एवरी प्राइवेट रिसोर्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज जस्ट बिकॉज इट मीट्स मटेरियल नीड. मतलब ये है कि अगर ये प्राइवेटली हेल्ड हैं ये सारी चीज़ें, मिनरल, माइंस, स्पेक्ट्रम, तो भी सरकार इसे एक्वायर कर सकती है. लेकिन सारी प्राइवेट रिसोर्स ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल बन जाएगा जिसे सरकार एक्वायर कर सकती है. द टर्म डिस्ट्रीब्यूट इन आर्टिकल 39B ऑल्सो कैरीज अ वाइड मीनिंग दैट कैन इंक्लूड बोथ गवर्नमेंट एक्विजिशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन टू प्राइवेट प्लेयर्स. सो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 39 को एक बार फिर से देखते हैं. ठीक है. इसमें क्या लिखा है, द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड. इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीनिंग भी वाइड है. इसका मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट एक्वायर करे, इसका मीनिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी तो कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी से लेकर के किसी और को दिया जा सकता है एज लॉन्ग एज इट सर्व्स द common good. Justice Nangarathan concurred partially with the 7-judge majority while opening that the all private resource except personal effects like apparel, jewelry, etc. can transform into material resource of community through nationalization, acquisition, etc. Justice Sudhanshu Dhulia wrote the sole dissenting opinion. सिर्फ एकमात्र जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, वो हैं सुधांशु धुलिया, और उन्होंने वी.आर. कृष्णा अय्यर का जो इंटरप्रिटेशन था रंगनाथा रेड्डी केस में उसी को अपहेल्ड किया है. ओपाइन दैट इट इज़ फॉर द लेजिस्लेटर टू डिसाइड ऑन हाउ द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. उनका कहना था कि भाई जो लॉ है उसके थ्रू डिसाइड होगा कि जितना भी प्रॉपर्टी है इंडिया में वो किसके पास रहनी चाहिए. स्टेट चाहे स्टेट के पास रहे, और अगर सरकार चाहे तो वो प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर के पास रहे. ये सारी चीज़ें लॉ के थ्रू होना चाहिए, ऐसा किसका मानना है, जो सुधांशु धुलिया जी हैं उनका. ऐसा ही हुआ था 1991 में लॉ बनाया गया था, मार्केट इकॉनमी में आए थे. तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें रिजिड हो जाए. सो यहाँ पर लेकिन अगर हम देखें 8-1 से जो जजमेंट आया है बाय एंड लार्ज ये कह रहा है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं कर सकते. अगर मैं क्रक्स की बात करूँ जजमेंट की, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और एक्वायर कर लिया. ठीक. सो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अब पहले की तरह सोशलिस्ट जब इकॉनमी थी उसकी तरह नहीं एक्वायर की जा सकती गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. कुछ क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना ज़रूरी है. चीज़ें क्लियर है. ये हमारा आर्टिकल था. होपफुली ये आर्टिकल आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा.
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टेस्टिंग टाइम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आर्टिकल में हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट टर्म कब था? 2016 से 2020। उसके बाद जो बाइडन जीते थे डेमोक्रेट के, और उसके बाद दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। कमला हैरिस को इन्होंने हराया है। पिछले बार हिलेरी क्लिंटन को हराया था, इस बार कमला हैरिस को हराया है। सो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बने, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ सकता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं, तो देख लेते हैं पहले अच्छी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के लिए बेनिफिट क्या हो सकता है। पॉलिटिकल अगर डायमेंशन देखें तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें फ्रेंडशिप हम बोल सकते हैं। वार्मनेस हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी जब फर्स्ट टर्म था। दोनों ही राइट विंग आइडियोलॉजी है, सो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली कन्वर्जेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल जो पॉलिटिकल कैपिटल है उससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इकोनॉमिक डायमेंशन देख लेते हैं। पॉजिटिव तो नहीं पढ़ना है, नेगेटिव ही ज़्यादा रहने वाला है। फर्स्ट टेन्योर में देखें तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को हटा दिया था, विड्रॉ कर दिया था, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो गए थे। दूसरा अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी थी, एल्यूमिनियम जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, स्टील जो एक्सपोर्ट करता है, इन सारी चीज़ों पर। सो ओवरऑल नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर वो प्रोटेक्शनिज्म वाली रही है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे विश्व के लिए है, और प्रोटेक्शनिज़म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तीसरा क्या है, राइट विंग आइडियोलॉजी होने से ज़्यादातर राइट विंग आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो मेजॉरिटेरियनिज़म को सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटी को उतना सपोर्ट नहीं करते। माइनॉरिटी यहाँ है कौन? इंडियंस हैं, जूस हैं, मुस्लिम्स हैं। सो जो इंडियंस आ रहे हैं, हिंदू हैं या इंडियंस बोल लेते हैं, सो जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और दूसरों की जॉब ले रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम का जो है सबब बन सकता है इंडिया के लिए। जो यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जीनोफोबिक टेंडेंसी बढ़ सकती है। सोशल प्रॉब्लम भी आ सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सोशली भी। जितने लोग वहाँ रह रहे हैं, हो सकता है कि ट्रम्प की जो स्पीचेस हैं वो भड़काऊ होती हैं बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि वहाँ की जो मेजॉरिटी लोग हों वो ये बोले कि अरे ये इंडियंस के कारण हमारी जॉब जा रही है, हमें जॉब मिल सकती थी। पिछले बार जो टेन्योर था उसमें बहुत सारे इंडियंस को मारा गया था इसी कारण से, जीनोफोबिक टेंडेंसी के कारण। ठीक, सो ये एक हेट्रेड वाली टेंडेंसी भी दोबारा से जन्म ले सकती है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो बेनिफिट है यार। स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट बिजनेसमैन है। आप उससे एक हेलीकॉप्टर खरीद लो और उसको बोलो कि भाई तुम इस मुद्दे पे हमारा समर्थन करो, ज़्यादा कुछ मत बोलो, खुश हो जाएगा। बोलेगा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया वाले बिजनेस दे रहे हैं, मैं कोई जहाँ पर इंडिया बोलेगा वहाँ समर्थन करने को तैयार हूँ। सो इनके आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है ना, इसका ज़्यादा आइडियोलॉजी है नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, सिर्फ इसके पावर और मनी आइडियोलॉजी है, इससे ज़्यादा और कोई आइडियोलॉजी है नहीं। डेमोक्रेट वाले रहते हैं तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, फालतू परेशान करते रहते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी का मुद्दा उठाते रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलने वाला है इंडिया को। कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम मेरे से पैसा लेते रहो, तुम मेरे से बंदूक लेते रहो, तुम मेरे से डिफेंस इक्विपमेंट लेते रहो, बस ये सारी चीज़ें करते रहो, तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो स्ट्रैटेजिकली इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। सो इकोनॉमिकली लॉस होगा, स्ट्रैटेजिकली बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं H1B वीज़ा लेकर, उन्हें हो सकता है कि उनका कोटा कम कर दिया जाए। सो ओवरऑल ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट छूट गया है हमारा, वो है एनवायरमेंटल। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए थे। इन्होंने जो UNFCCC है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जाता नहीं था ये आदमी, और जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको फॉलो नहीं करूँगा, इस तरह की बातें कर रहा था। दोबारा से कोल प्लांट को रिवाइव तक किया था। सो एनवायरमेंटली प्रॉब्लम आ सकती है। जो टारगेट्स हैं, जो बाकू की अभी बैठक होने वाली है उसमें जो चीज़ें डिसाइड होने वाली है वो हो सकता है ना हो, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट ना करे। सो एनवायरमेंटली नुकसान होने की संभावना बहुत है। यही बस कंप्लीट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर